प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 7 त्रिभुज को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद कुछ सर्वांग समता के नियम हैं उनको भी समझेंगे, जो कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सर्वांग सम का अर्थ देखेंगे कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, और इसी के साथ फिर हम एक्सरसाइज को भी शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है त्रिभुज। अगर हम इस त्रिभुज शब्द को ध्यान से देखें तो त्रिभुज शब्द में हमें इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम इस त्रिभुज शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ें तो इसको हम त्रि प्लस भुज इन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा या भुजाएं। इस प्रकार से त्रिभुज शब्द का मतलब हो जाएगा तीन भुजाएं। तो अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इस प्रकार से कोई भी एक त्रिभुज बनता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो इसी को ही हम बोलते हैं त्रिभुज। और इस त्रिभुज में तीन भुजाएं आप देख सकते हैं। कौन कौन सी हैं तीन भुजाएं? अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इसमें हमें तीन भुजाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गया इसमें भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं हैं इसमें? पहली भुजा आप देख सकते हैं ए बी है। दूसरी भुजा नीचे वाली यानी कि बी सी। और तीसरी भुजा ये हो जाएगा आपका सी ए, या आप इसको ए सी भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी तीन भुजाएं हैं। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कोण। कौन कौन से कोण हैं? किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। और कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। एक कोण ये दूसरा कोण और फिर ये तीसरा कोण। ठीक है, तीन कोण होते हैं। इन कोणों को हम दिखाते हैं। कोण का जो चिन्ह होता है, पहले तो आप कोण का चिन्ह भी समझ लीजिए। कोण का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से आप इसको बनाते हैं। आप इस प्रकार से इस कोण के चिन्ह को दिखाते हैं। जहां भी आप इसको देखेंगे तो ये कोण का चिन्ह होता है। तो अगर हम यहां पर इस त्रिभुज के कोणों को दिखाएं तो वो कौन कौन से कोण होंगे? वो कोण होंगे कोण ए कॉमा, ये वाला हो गया, इसको लीजिए, कोण बी कॉमा कोण सी। ये किसी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। और आपको ये भी पता चलना चाहिए कि तीन भुजाएं भी होती हैं और साथ में तीन कोण होते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें हम और क्या क्या चीजें देख सकते हैं? शीर्षों को देख सकते हैं, यानी कि शीर्ष। कौन कौन से शीर्ष हैं? ये जो इसके कोने हैं, इस कोने को हमने ए माना है, इस कोने को बी माना है और इस कोने को सी माना है। तो इन कोनों को ही शीर्ष कहा जाता है त्रिभुज में। तो शीर्ष कौन कौन से हैं? ए बी और सी, ये तीन शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इस त्रिभुज
के शब्द को समझ लिया कि त्रिभुज शब्द का क्या अर्थ होता है और कोई त्रिभुज किस तरह से दिखाई देता है और त्रिभुज में किस प्रकार से भुजाएं, कोण और उसके शीर्ष होते हैं। इस चैप्टर में हमें जो समझना है वो समझना है त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा वो त्रिभुजों की सर्वांग समता के ऊपर रहेगा और बाकी जो त्रिभुज के गुण होते हैं वो तो हमने पढ़ ही लिया है। 6 चैप्टर में आपने त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ और भी गुण हैं उनको भी देखेंगे और किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने से पहले ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वांग समता, जिसको हम सर्वांगसम भी कह सकते हैं, इस सर्वांगसम का अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वांगसम शब्द लिखा है सर्वांगसम, सर्वांगसम का अर्थ हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। सर्वांगसम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से बराबर। ये यहाँ पर सर्वांगसम का मतलब है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, चीजें आसान हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। अब सभी प्रकार से का क्या मतलब है? सभी प्रकार से का क्या मतलब है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में ये एक त्रिभुज है ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज को नाम देते हैं ए बी सी और इस त्रिभुज को नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अगर आप इन दोनों ही त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो इन दोनों ही त्रिभुजों में हम दो चीजें देख सकते हैं। क्या क्या चीजें देख सकते हैं? पहला हम देख सकते हैं इन दोनों ही त्रिभुजों का आकार कैसा है, आकार कैसा है। दूसरा हम इन दोनों में देख सकते हैं कि इनके भुजाओं के माप क्या हैं, माप। ठीक है, तो कोई भी दो आकृति हो या दो से अधिक भी हो सकती है। मतलब कि मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज लिए हैं, ये दो त्रिभुज के अलावा दो से अधिक कितने भी आप त्रिभुज लेके इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, और मेन फोकस हमारा इस चैप्टर में त्रिभुज पर ही रहेगा। तो हमें जो कुछ भी डिस्कस करना है, समझाना है, वो हम त्रिभुज से ही समझेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से दो आकृतियों को लेते हैं या देखते हैं जो कि दोनों ही त्रिभुज हैं, तो इसमें हम दो बातें देख सकते हैं
कि इन दोनों ही त्रिभुजों का आकार कैसा है और इन दोनों ही त्रिभुजों का माप क्या है। आकार क्या होता है? आकार होता है कि दोनों ही आकृतियां किस रूप की हैं, त्रिभुजाकार हैं या फिर आयताकार हैं या फिर वर्गाकार हैं, मतलब किस आकृति में वो है। क्योंकि कुछ चीजें आपको त्रिभुज के आकार की दिखाई देती हैं, कुछ चीजें गोल दिखाई देती हैं, कुछ आयताकार दिखाई देती हैं, कुछ वर्गाकार दिखाई देती हैं। तो अलग अलग आकार के आकृतियों को आप देख सकते हैं। तो देखने में कोई आकृति किस रूप की दिखाई दे रही है, वही उसका आकार कहलाता है। जैसे कि ये दोनों देखने में त्रिभुजाकार दिख रहे हैं, तो हम इन दोनों का आकार क्या बताएंगे? हम इन दोनों का आकार बताएंगे कि ये दोनों ही त्रिभुज हैं। किस आकार के हैं ये दोनों? त्रिभुजाकार हैं, यानी कि त्रिभुज हैं ये दोनों। तो इनका आकार क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं माप के ऊपर। माप क्या है? मान लीजिए AB की जो लंबाई है वो है 10 मीटर, BC की लंबाई है 15 मीटर, AC की लंबाई है 20 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार से PQ की लंबाई है 10 मीटर, QR की लंबाई है 15 मीटर और PR की लंबाई है 20 मीटर। तो क्या आप इन दोनों ही त्रिभुजों यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों ही त्रिभुजों की जो AB की लंबाई है यानी कि AB की लंबाई वो बराबर है PQ की लंबाई की, क्योंकि AB भी 10 मीटर है और PQ भी 10 मीटर है, आप देख सकते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखें BC 15 है और QR भी 15 है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। AB तो PQ के बराबर है ही, साथ में BC QR के भी बराबर है। AC 20 मीटर है, PR भी 20 मीटर है, यानी कि ये भुजा AC भुजा बराबर है PR भुजा के। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां यानी कि बराबर हैं। इन दोनों ही त्रिभुजों की जो लंबाइयों के माप हैं वो बराबर हैं, तो इन्हीं को ही बोला जाता है माप। क्या बोला जाता है? माप। तो इन दोनों त्रिभुजों का आकार समान है और इन दोनों त्रिभुजों का माप भी समान है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्या है? सर्वांगसम। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वे आकृतियां जो समान आकार के हों, यानी कि उनका आकार समान हो और साथ में उनकी माप भी समान हो, उन आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है। तो बस इसमें आपको दो ही चीज देखना है। ये जो मैंने सर्वांगसम के अर्थ में बता दिया कि सभी प्रकार से बराबर हों, तो सभी प्रकार का बराबर होने का मतलब है कि उनका आकार बराबर होना चाहिए और उनका माप भी बराबर होना चाहिए, तभी आप उनको सर्वांगसम आकृतियां कह सकते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मेन फोकस हमारा इस चैप्टर में त्रिभुज के ऊपर होगा, लेकिन अभी हम आपको और चीजें भी सर्वांगसम के बारे में समझाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां क्या हैं? सर्वांगसम आकृतियां। तो अगर आप इन सर्वांगसम आकृतियों को ध्यान से देखें तो सर्वांगसम आकृति हम क्या बोलेंगे? वे आकृतियां
वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ दो ही चीज देखना है सर्वांगसम के लिए कि उनके जो आकार हैं वो समान होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि उनका आकार समान होना चाहिए और जो उनके माप हैं वो भी समान होने चाहिए। तो ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे सर्वांगसम आकृतियां। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने दो वृत्त बनाया, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। दो वृत्त हैं, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का आकार बताइए, वृत्ताकार है। भाई आप देख सकते हैं ये भी गोल है और ये भी गोल है। तो जब ये दोनों ही गोल हैं तो इनका आकार तो समान है और साथ में इनकी जो त्रिज्याओं की लंबाई है, यानी कि इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो यानी कि माप भी इन दोनों वृत्तों को समान है। तो ये क्या है? सर्वांगसम आकृतियां हैं। क्या है ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। क्यों सर्वांगसम हैं? क्योंकि इन दोनों के आकार समान हैं, यानी कि जो कि वृत्ताकार हैं, और साथ में इनके जो माप हैं वो भी समान हैं। इसलिए यानी कि त्रिज्याएं, इसकी भी 5 है, इसकी भी त्रिज्याएं, इसकी भी त्रिज्या 5 है, तो दोनों ही वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो समान माप वाली हैं और साथ में आकार भी इनका समान है, इसलिए ये सर्वांगसम हैं। दोनों ही वृत्त सर्वांगसम हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। अब हम आते हैं दूसरे में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो वर्ग हैं, इस प्रकार से दो वर्ग बना रहे हैं और ये है दूसरा वर्ग और ये दोनों ही वर्ग हैं, ठीक है, वर्ग हैं ये। इसकी भुजा है 10 मीटर, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए आप इसको सभी को 10 मानेंगे। इसका नाम दे देते हैं ABCD, इसका नाम दे देते हैं PQRS और इसकी भुजा भी हम 10 लेते हैं। तो अब क्योंकि ये भी वर्ग है तो सभी जो हैं 10-10 ही होंगे। अब आप इस दोनों ही वर्गों को ध्यान से देखिए, इन दोनों का आकार कैसा है। अगर हम इन दोनों ही आकृतियों को ध्यान से देखें तो ये दोनों का जो आकार है वो वर्गाकार है, यानी कि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, वर्गाकार है, आकार तो समान है। अब इनके माप देखते हैं तो इसकी भी चारों भुजाएं 10-10 मीटर हैं, इसकी भी 10-10 मीटर हैं, तो ये दोनों वर्ग भी क्या हैं? सर्वांगसम हैं। ये दोनों वर्ग सर्वांगसम हैं।
तो यहाँ पर हमें इन्हीं बातों को ही समझना था कि किस प्रकार से दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, या फिर दो आयत भी सर्वांगसम हो सकते हैं। अगर हम दो आयत लें जिसका आकार समान हो और माप भी समान हो तो उनको भी हम क्या बोलेंगे कि वो भी सर्वांगसम हैं। चलिए मैं इसको एक आयत से लेकर भी समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ये एक आयत है और ये दूसरा आयत है। इसका नाम लेते हैं ABCD और इसका नाम हो गया PQRS। ठीक है, इसकी लंबाई लेते हैं 10 मीटर और चौड़ाई लेते हैं 5 मीटर। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी ये लंबाई 10 मीटर ले रहे हैं तो ये भी 10 मीटर होगा, चौड़ाई 5 मीटर ले रहे हैं तो इसकी भी चौड़ाई 5 मीटर होगा। तो इन दोनों ही का आकार आप ध्यान से देखिए। तो जब हम इन दोनों ही आकृतियों के आकार को ध्यान से देखेंगे तो ये आयताकार हैं, दोनों ही आयत हैं। और मापों को देखते हैं तो लंबाई 10 है तो इसमें भी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है तो इसकी भी चौड़ाई 5 है। तो यानी कि इन दोनों ही आयताकार आकृतियों के जो आकार हैं वो बराबर हैं और साथ में जो माप है वो बराबर है। तो इसलिए हम इन दोनों ही आयताकारों को आकृतियों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां। यानी कि ये दोनों आयत सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम के लिए यहाँ पर इसको देखा जा सकता है कि दो चीजें यहाँ पर समझना जरूरी है। एक तो उनका आकार और माप, यानी कि कोई भी दो आकृति हो या दो से अधिक आकृति हो, अगर वो देखने में उनका आकार समान है और साथ में उनका माप भी समान है तो आप उन आकृतियों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे स्थानों पर इन सर्वांगसम आकृतियों को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। मेन फोकस हमारा जो रहेगा इस चैप्टर में, जैसे कि हम सर्वांगसमता के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, तो जो हम अध्ययन करेंगे उसमें हम वृत्तों का, वर्गों का और आयतों का, इनके सर्वांगसमता के बारे में अध्ययन नहीं करना है। हमें पढ़ना है कि दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता किस प्रकार से होती है और उनके नियम कौन कौन से हैं। सर्वांगसमता के नियम भी यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम दो त्रिभुजों की संगतता को दिखाते हैं और उनको सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। देखिए, सर्वांगसम का चिन्ह भी हम देख लेते हैं। सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होगा, सर्वांगसम का चिन्ह, यानी कि जो सर्वांगसम का चिन्ह है वो कैसा है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है। जब हम सर्वांगसम के चिन्ह की बात करते हैं तो इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है कि आप बराबर का निशान लगाएंगे और इस बराबर के निशान के ऊपर एक लहरती हुई रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है।
ठीक है, तो जब दो त्रिभुज सर्वांग होंगे तो उनके बीच में ये निशान लगा के हम बताएंगे कि वो दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से याद रखेंगे और फिर हम दो त्रिभुजों की सर्वांग समता को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग भी करेंगे। अब आता है त्रिभुजों की संगतता को हम कैसे दिखाते हैं। त्रिभुज की संगतता, देखिए त्रिभुज की संगतता ठीक है। देखिए अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है ये, और ये त्रिभुज है ABC, और फिर दूसरा त्रिभुज भी हमारे पास में है, इस प्रकार से दूसरा त्रिभुज है और इसका नाम है PQR। ठीक है, संगतता दिखाने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से दिखाएंगे। अगर मान लीजिए जो A है वो P के संगत है, तो जब हम इस A को P के संगत दिखाएंगे तो हम यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर P लिखेंगे और इनके बीच में इस प्रकार से हम एरो बनाते हैं। ठीक है, अगर ये B जो है वो Q के संगत है तो इस प्रकार से हम B लिखेंगे और यहाँ पर Q लिखेंगे और उनके बीच में इस प्रकार से हम एरो बनाएंगे। ठीक है, और अगर ये C, इसी प्रकार से अगर ये C R के संगत है तो इस प्रकार से एरो इसको बना के दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किसको दिखाया, इनके शीर्षों को संगत दिखाया है, यानी कि जो A शीर्ष है वो P के संगत है, B शीर्ष Q के संगत है, C शीर्ष R के संगत है। भुजाओं को भी हम संगत के द्वारा ही बराबर दिखाएंगे। मान लीजिए ये भुजा AB PQ के बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो AB है वो PQ के संगत है, तो संगत के लिए ये निशान बना दिया जाता है। ठीक है, अगर हम दिखाना चाहते हैं कि BC और QR संगत है तो आप यहाँ पर लिखेंगे BC और यहाँ लिखेंगे QR और इनके बीच में संगत का निशान बना दिया जाएगा। अगर आप इस तीसरी भुजा AC को PR के बराबर दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे AC लिखेंगे और यहाँ पर PR लिखेंगे और उनके बीच में ये एरो इस प्रकार से बना दिया जाएगा। तो संगतता को दिखाने के लिए इस एरो का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगर हम दिखाना चाहते हैं AC किसके बराबर था, PR के। अगर हम कोणों को संगत दिखाना चाहते हैं, मान लो हम इस प्रकार से इसको कोणों को संगत दिखाते हैं। चलिए कोणों को भी इसी प्रकार से संगत दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोण A है तो किसके संगत आएगा, कोण A संगत आएगा कोण P के, कोण B संगत आएगा कोण Q के, कोण C संगत आएगा कोण R के। तो कोणों को भी हम संगत दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब त्रिभुज की सर्वांग समता का जो आप किस प्रकार से लिखेंगे ये भी आपको समझना है। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम लिखने का तरीका, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम लिखने का तरीका क्या होगा, अब इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है ये,
और ये है ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं और ये मान लीजिए सर्वांगसम हैं, जैसे कि ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा वो पी आर के बराबर है। तो अब अगर इनको हम सर्वांगसम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? आप इस प्रकार से लिखेंगे। आप लिखेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, यानी कि जो त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी देख रहे हैं वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इस प्रकार से आप रेखा खींचेंगे इसके ऊपर। किसके सर्वांगसम हो जाएगा? पी क्यू आर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, अगर आप ए बी सी लिख रहे हैं तो आप पी क्यू आर लिखेंगे इस त्रिभुज का। अगर आप इस त्रिभुज को ऐसे लिखते हैं बी सी ए, तो इसको हमें मान लीजिए कि हम ए बी सी ना लिखकर हम बी सी ए अगर लिख दें, तो देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं त्रिभुज बी सी ए, तो जब आप इसको सर्वांगसम लिखेंगे तो क्योंकि इस त्रिभुज का आपने यहाँ से शुरुआत किया है बी सी ए, तो इस त्रिभुज में भी हमें क्यू आर पी लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको भी यहीं से ही शुरू करना पड़ेगा, क्यू आर पी, तभी ये सही माना जाएगा। अगर आप इस त्रिभुज को यहाँ से शुरू कर रहे हैं सी ए बी, अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे शुरू कर रहे हैं सी ए बी और इसको सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं इस त्रिभुज के, तो क्योंकि आपने इस त्रिभुज को यहाँ से शुरू किया है सी ए बी से, तो इसको भी यहीं से लेंगे आप आर पी क्यू, यहीं से ही लेना पड़ेगा। तो ये तरीके होंगे किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखने का, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अगर आप ऐसे लेते हैं, अगर आप ऐसे लेते हैं यहां से, तो मान लीजिए आपने ए बी सी लिया है, त्रिभुज ए बी सी लिया है और उसको सर्वांगसम आपने, इस त्रिभुज को तो ए बी सी लिया है और इस त्रिभुज को आपने क्यू आर पी ले लिया है, क्यू आर पी। तो देखिए क्यू आर पी, तो इसकी शुरुआत तो यहाँ से हो रही है ए बी सी, और इसकी शुरुआत पी क्यू आर से करना चाहिए था, लेकिन आपने क्यू आर पी लिख दिया। तो ये सर्वांगसम को लिखने का तरीका नहीं है, इस प्रकार से इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर संगतता को भी ध्यान से देखा जाता है कि ए संगत होगा पी के, बी संगत होगा क्यू के, सी संगत होगा आर के। इसी प्रकार से बी संगत होगा क्यू के, सी संगत होगा आर के, ए संगत होगा पी के। इसी तरह से सी संगत है आर के, ए संगत है पी के, बी संगत है क्यू के। लेकिन यहाँ तो हमारी शुरुआत यहाँ से ए हो रही है और इस त्रिभुज का हम क्यू ले रहे हैं, जो कि हमें पी लेना चाहिए था, इसलिए ये तरीका गलत होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज को जहां से आप शुरू करेंगे सेम उसी प्रकार से इसी त्रिभुज की भुजा को भी हमें लेना है और उनको संगत दिखाना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक और संकेत है, उस संकेत को भी हम समझ लेते हैं कि हम इस संकेत का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे। हमारे पास में एक संकेत है, हमारे पास में एक संकेत है और वो संकेत कौन सा है? वो संकेत है सी पी सी टी। इस संकेत का प्रयोग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, यही चीज आपको समझना है। तो इस संकेत का प्रयोग जिसको हम CPCT बोल रहे हैं, कब करेंगे? देखिए, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे,
जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो बाकी के बचे हुए भाग होते हैं उनको बोला जाता है संगत भाग। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके बाकी के जो बचे हुए भाग होते हैं उनको संगत भाग बोला जाता है, और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। इस चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए हम CP/CT संकेत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस CP/CT का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस संकेत का जो अर्थ है, CP/CT का अर्थ है, क्या अर्थ है CP/CT का? इस CP/CT का अर्थ होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए कि CP/CT का अर्थ होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को बराबर दिखाने के लिए इस CP/CT का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को बराबर दिखाने के लिए हम CP/CT संकेत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझना इम्पोर्टेंट है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, CP/CT का प्रयोग हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। मैं CP/CT का प्रयोग बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम CP/CT का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABC, यहाँ पर लिखेंगे PQR। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं। मतलब ये है कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इनके जो संगत भाग बचे हुए हैं, संगत भाग क्या क्या बचे हैं, ये कोण बचे हुए हैं तीनों, इन दोनों में ही क्या बचे हैं, कोण बचे हुए हैं। तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं
और हमें बताना है कि उसका कोण ए और कोण पी बराबर हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो जब हम कोण ए को बराबर दिखाएंगे कोण पी के, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज ये क्या हैं, सर्वांगसम हैं, तो कोण ए को कोण पी के बराबर दिखाना है। तो इसको बराबर दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, CPCT लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, CPCT लिखते हैं। या आपसे कहा जाए कि आप कोण बी को कोण क्यू के बराबर दिखाइए, तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसलिए CPCT से ये बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से यह कहा जाए कोण सी को कोण आर के बराबर दिखाइए, तो आप लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण आर के, और इसके लिए भी आप CPCT का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, CPCT तभी प्रयोग कर सकते हैं जब दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तभी CPCT को प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट सीधा आप नहीं कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सबसे पहले आपको दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। सर्वांगसम दिखाने के बाद आप कोणों को बराबर करने के लिए या कोई भुजा बराबर करने के लिए इस CPCT का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, और हम दिखाना चाहते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे कि जो BC है वो बराबर है QR के, और इसकी दिखाने के लिए हम CPCT का प्रयोग करेंगे। हमने BC भुजा को QR के बराबर दिखाया है और उसको CPCT इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज हमने पहले ही सर्वांगसम मान लिया है। ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए हम ये CPCT लिख रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते तो हम ये CPCT का प्रयोग इनको बराबर करने के लिए नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जरूरी है इस CPCT का प्रयोग करने से पहले वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए, और उसके बाद आप इस CPCT का प्रयोग करेंगे जो भी आपको दिखाना है। अगर कोण को बराबर दिखाना है तो उसके लिए भी CPCT प्रयोग करेंगे, कोई भुजा बराबर दिखाना है तो उसके लिए भी CPCT का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस CPCT का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से इसको समझना है। ठीक है, तो मैंने CPCT को अच्छे से समझा दिया है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा आता है त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां। अब हम यहाँ पर कसौटियों को पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं और किस प्रकार से हम उन कसौटियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां। त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां, इसका प्रयोग अब हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी कसौटियाँ हैं जो हमें पढ़ना है, समझना है, तो मैं बता तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन प्रयोग हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि जिस एक्सरसाइज में जिस नियम को हमें समझना है उसी के बारे में हम बात करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सभी सर्वांगसमता के नियमों को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको सीधे ही पहले दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन सी कसौटियाँ हैं जो हमें यहाँ पर समझना है। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए जो कसौटियाँ हैं, कसौटियों का मतलब होता है नियम। हम कसौटियों को क्या कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। पहला नियम है S
एस एस, पहला नियम है ये। दूसरा है एस ए एस। तीसरा है ए यस ए। चौथा नियम है डबल ए एस। पांचवा नियम है आर एच एस। ये 5 नियम हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, और इसी 5 नियम से हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सर्वांगसम करना सीखेंगे। और ये नियम बहुत ही ज़रूरी हैं समझ में आना। ये नियम अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना है। ये 5 नियम हैं। हम इन नियमों को इस प्रकार से देखते हैं। जैसे ये एस 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 है तो इसको आप लिखना चाहे तो साइड साइड साइड। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो साइड साइड साइड। ये साइड एंगल साइड, इसको आप लिखेंगे साइड एंगल साइड। इसको लिखेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसको लिखेंगे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसको लिखेंगे RHS को क्या लिखेंगे हम RHS को लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस, और ये S से क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे R का मतलब क्या हो जाएगा, R का मतलब हो जाएगा राइट एंगल, राइट एंगल। S का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि हाइपो TENUS हाइपोटेनस, और यस से हो जाएगा साइड। ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो यस यस को क्या लिख सकते हैं, भुजा भुजा भुजा। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो भुजा भुजा भुजा। इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोण भुजा कोण, यानी कि कोण भुजा कोण। इसको लिख सकते हैं कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। और RHS को लिख सकते हैं समकोण कर्ण भुजा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समकोण कर्ण भुजा। ये हिंदी में इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे और इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। यही वो नियम हैं जिनसे हम किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। 5 नियम है ये। ठीक है, पहला नियम क्या है, साइड साइड साइड। दूसरा नियम है साइड एंगल साइड। तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल। चौथा है एंगल एंगल साइड। फिर RHS,
अगर हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना चाहते हैं, अगर हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना चाहते हैं तो उन दोनों ही त्रिभुजों में इन पांचों में से कोई एक नियम हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना चाहते हैं तो हमें इन पांचों में से कोई भी हो सकता है, वो इन पांचों में से कोई भी नियम हमें यूज करके हम उसको सर्वांगसम दिखा सकते हैं। अब इनमें से कौन सा नियम लगेगा ये डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। पहले आपको क्वेश्चन की बनावट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्या क्या उसमें हमें दिया हुआ है, जो जो चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं उन दोनों ही त्रिभुजों में, उसके अकॉर्डिंग आप इन नियमों में से कोई भी एक नियम उसके अंदर सेट करेंगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उन दो त्रिभुजों को आप आसानी से सर्वांगसम दिखा पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर इन नियमों का प्रयोग कैसे किया जाता है, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कैसे सिद्ध किया जाता है, वो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी नियमों को समझाएंगे कि कैसे आप इन नियमों का प्रयोग करेंगे किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। हम समझाने के बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कसौटियाँ चल रही हैं उनमें जो सबसे पहली कसौटी आती है वो आता है 7.1। सबसे पहली जो कसौटी है वो है 7.1। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है अभी गृहीत 7.1 और इसमें जो कसौटी का नाम है वो है साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम। साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। ठीक है, ये सबसे पहला यहाँ पर हमें पढ़ना है, समझना है। हम जो नियम को समझेंगे वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि हमें पहला एक्सरसाइज सॉल्व करना है, इसलिए उसमें कौन कौन से नियम यूज़ किए जाएंगे हम सबसे पहले उन्हीं नियमों को ही पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम चीज़ों को और सीखते जाएंगे। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस नियम का प्रयोग क्या है। इस नियम का प्रयोग ये है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि आप इसमें दो भुजाएं देख सकते हैं, साइड और साइड, बीच में कोण है। ठीक है ना, तो यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है तो हम उन दोनों ही त्रिभुजों को बोलेंगे कि वो सर्वांगसम हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख के फिर इसको समझाता हूँ। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण का मतलब है कि उनके बीच का कोण। ठीक है, अंतर्गत कोण का मतलब क्या हो जाएगा, बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दूसरे
त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अभी तो ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, अब मैं इसको समझा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हमारे पास में, जैसे ये मैं अब आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारे पास में एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQR। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि इन दोनों ही त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ध्यान से समझिएगा, AB भुजा PQ के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है, यानी कि दो भुजाएं तो बराबर हो गई। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन सा है? इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, और इसमें ये वाला होगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो इसका मतलब साइड एंगल, साइड से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने इसको देखा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, यानी कि उनके बीच का कोण। अगर ये दो भुजाएं हैं तो बीच का कोण ये होगा। अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो बीच का कोण ये वाला होगा। अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो बीच का कोण ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, इसको देख लेते हैं। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ABC और PQR में आप कैसे दिखाएंगे? आप लिखेंगे AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के, और इसको आप लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे कि ये हमें दिया है। ठीक है, और उसके साथ में बीच का कोण लीजिए, यानी कि जो कोण A है वो बराबर है कोण P के। ये भी क्या है? दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से AC बराबर है PR के, AC बराबर है PR के, ये भी हमें दिया है। ये चीजें दिया हुआ आएगा। जब ये दिया आएगा तभी आप उनको बराबर दिखा सकते हैं और तभी उसको सर्वांगसम भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, ABC में दो कोण और उनके बीच दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। दूसरा त्रिभुज PQR दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो भी बराबर है। तो आप कहेंगे, लिखने का तरीका है ये है लिखने का तरीका कि किस प्रकार से आप दो त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखेंगे। लिखने का तरीका है ये आप सॉल्यूशन यानी कि हल करेंगे जब, तब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अतः आप क्या कहेंगे? अतः आप कह देंगे कि जो त्रिभुज है ABC वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज PQR के। ठीक है,
और इसके लिए आप नियम बताएंगे उसको ब्रैकेट में। क्या नियम बताएंगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से ऐसा किया गया है। ठीक है। अब अगर कहा जाता कि आप इस कोण को, कोण बी को कोण क्यू के बराबर दिखा दीजिए, अगर कहा जाता, मान लीजिए हमने सर्वांग तो कर ही दिया है दोनों त्रिभुजों को, हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दिया है। अब अगर वो कह देता कि ये जो कोण बी है उसको क्यू के बराबर दिखाओ, तो हम यहाँ लिख देते कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और उसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सीपीसीटी। मैंने आपको सीपीसीटी का मतलब समझा दिया है। ठीक है, कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और भुजाएं दोनों बराबर होते हैं। उसको लिखने के लिए हम सीपीसीटी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने साइड एंगल साइड नियम का किस प्रकार से और कैसे प्रयोग करेंगे ये मैंने सिखा दिया है, समझा दिया है। आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा नियम आता है वो आता है एंगल साइड एंगल। ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा नियम आता है वो आता है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, और ये एक प्रमेय की तरह प्रयोग किया जाएगा, और इसको हम एक प्रमेय की तरह ही प्रयोग करेंगे। जो चीजें जैसे हैं उनको उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे, तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए प्रमेय 7.1 बताते हैं। प्रमेय 7.1 क्या है ये प्रमेय? ये प्रमेय इस प्रकार से है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है। तो एंगल साइड एंगल में क्या है? एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम है। ये सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम। अब हम इसको समझेंगे। चलिए समझते हैं सर्वांग समता नियम को। एंगल साइड एंगल का सर्वांग समता नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो कोण हैं, एंगल एंगल दो कोण हो गए, और इन दोनों ही कोणों के बीच में क्या है? भुजा है। तो दो कोण होने चाहिए और उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक त्रिभुज के दो कोण एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरे
त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो हम कहेंगे वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, अब हमारे पास में जो नियम है वो है एंगल साइड एंगल का नियम। तो इसमें भी हमारे पास में दो ही त्रिभुज होंगे। इस प्रकार से दो त्रिभुज होंगे, इनको आप ध्यान से समझेंगे और लिखने का तरीका क्या है वो भी मैं समझा रहा हूं ताकि आप खुद भी अच्छे से अपने आप भी लिख पाएं। तो इस त्रिभुज को हम लेते हैं ABC और इस त्रिभुज को लेते हैं PQR। ठीक है, तो अब हमें दो कोण लेना है और उनके बीच की भुजा लेनी है। तो मान लीजिए हमने ये कोण ले लिया और ये कोण ले लिया, तो इन दोनों कोण की भुजा कौन सी होगी? अगर ये दोनों कोण है तो उनके बीच की भुजा ये वाली होगी। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण लिया और उनके बीच की भुजा ये वाली होगी। ठीक है, तो इन दोनों ही त्रिभुजों को आप ध्यान से देखिए। ABC त्रिभुज के ये जो कोण है वो Q के बराबर है और कोण C R के बराबर है, और साथ में इन दोनों कोण की जो बीच की भुजा है यानी कि BC, वो इन दोनों कोणों की बीच की भुजा यानी कि QR के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है और उसका नियम होता है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तो ये तो यहाँ पर उसने मैंने लिख के दिखाया है, फिर यहाँ पर अब मैं समझा रहा हूं। देखिए, लिखने का तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे कि कोण B बराबर है कोण Q के, यानी कि कोण B बराबर है कोण Q के, और ये आप कहेंगे कि ये तो हमें दिया है। ठीक है, और इनके बीच की भुजा क्या रहेगी, BC बराबर है QR के, इसको भी आप लिख देंगे कि ये भी हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये वाला कोण यानी कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, इसको भी आप बताएंगे कि ये मुझे दिया हुआ है। तो ये चीजें दिया हुआ आएगा तभी आप ये नियम लगा पाएंगे। एंगल साइड एंगल का नियम आप तभी यूज कर पाएंगे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए जब आपको ये चीजें दिया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन में वो खुद ही देगा, वो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा, आपको समझना है कि हाँ ये चीज हमें दिया है और ये बराबर है और हम इस प्रकार से इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, या आपको खुद से समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ABC त्रिभुज लिया, PQR त्रिभुज लिया, और किस प्रकार से मैंने दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, इस त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा ये वाली, और इस त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा ये वाली, आपस में ये बराबर हैं तो दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अब आप यहाँ नीचे लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। नियम क्या बताएंगे आप, ये रहा एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम, सर्वांगसमता नियम से ऐसा किया गया है। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि AB को PQ के बराबर दिखाओ, यानी कि AB को PQ के बराबर दिखाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे,
CPCT का प्रयोग कर देंगे। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज को तो हमने सर्वांग सम दिखा ही दिया है। अब वो ये जानना चाहता है कि हम AB को PQ के बराबर कर दें। तो यहाँ लिख देंगे हम कि AB बराबर है PQ के, ब्रैकेट में बता देंगे कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसको हम CPCT से दिखाते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहे कि आप कोण A को कोण P के बराबर दिखाइए, तो ये भी बराबर है CPCT से। तो आप लिख देंगे कि कोण A बराबर है कोण P के, और इसके लिए हम CPCT का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए इस प्रकार से, और तो उसकी कुछ भी बराबर दिखाना है आपको, चाहे कोण बराबर दिखाना हो या भुजा बराबर दिखाना हो, तो आप इस CPCT का ही प्रयोग इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये समझना है और करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दो नियम समझाया है। एक नियम था साइड एंगल साइड का, अच्छे से आप इसको समझिए। और दूसरा नियम है एंगल साइड एंगल, इसको भी आप समझिए। और किस प्रकार से लिखने का तरीका क्या है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए जो लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। इसके ऊपर फोकस कीजिए कि किस प्रकार से आप उसको लिख के दिखाएंगे और कैसे हम इसको लिखेंगे। और लिखने के बाद में आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझ लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तो अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक और नियम है एंगल साइड का, ये और बताना है, और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो इतनी ही लंबी रहेगी, काफ़ी बड़ी हो गई है ये वीडियो, इसलिए इसका जो एक और नियम बचा है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और फिर हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को हम सीखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।